जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी सफलता होगी। ठीक है प्यारे मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित आर्ट्स क्लासेस में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 20 के दांत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर किए थे, और इस वीडियो में हम लोग आज जो है 20 के दांत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको रटना ना पड़े, बिल्कुल आसानी से याद हो जाए, समझ में आ जाए, और जो है अपने से खुद से लिख ले, तो आप क्या करिए, इसके पहले जो है थ्योरी पार्ट का जो वीडियो पढ़ाए थे बहुत मजा आया था। वैसा वीडियो जो है पूरा यूट्यूब पर खोजने पर भी नहीं मिलेगा, वैसा तो मैंने भी कभी नहीं पढ़ा था जैसा मैं आपको बताया है। बहुत मजा आएगा, तो आप जो उसको आकर जाकर देख लीजिए एक बार। फिर भी सेन साहब जो थे बड़े मेहनती आदमी, जिद्दी आदमी, बेचारा ये माने के तैयार नहीं थे कि हम बूढ़ा हो गए। समझ रहे हो ना। सेन साहब बोलना शुरू कर देते हैं कि हमारा बेटा तो इंजीनियर बनेगा। पूछा, इसका बेटा गलती किया तो इंजीनियर बन जाएगा, फोड़ दिया शीशा तो। और दूसरा बच्चा केवल गाड़ी जरिए छू दिया तो बदमाश में तो एकदम खराब है। इसका जो दो दांत अगुआ वाला था, फाट से दत्ता आ जाता है, हत्था में टूट जाता है, भयानक। देख लेते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ये सब जो है केवल एक बार आप देखते हैं पूरा दिमाग में सेट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। और कहानी का शीर्षक जो है आपका क्या है, तो कहानी का शीर्षक है 20 के दांत। मतलब क्वेश्चन पहले समझिए कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। कहने का मतलब क्या आ रहा है क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो कहानी है 20 के दांत, उसका जो शीर्षक 20 के दांत दिया गया वो सही है। तो कैसे सही है, यही आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है। 20 के दांत जो दिया गया है वही काहे दिया, दूसरा काहे नहीं दिया कहानी का शीर्षक। ठीक है, तो सटीक है। तो कैसे सटीक है, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा कि 20 के दांत जो है कहानी शीर्षक पाठ के जो लेखक हैं वो कौन थे, नलिन विलोचन शर्मा है। 20 के दांत कहानी शीर्षक पाठ के जो लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा हैं। और जिस प्रकार से सांप के दांतों में 2 20 के दांत होते हैं, सांप देखिएगा तो सांप के दांत जो होता है उसमें 2 गो 20 के दांत होता है। कै गो, 2 गो। तो 2 20 के दांत होते हैं, और यदि वे दोनों दांत जो है टूट जाए, यदि वे दोनों दांत जो है सांप का क्या हो जाए, टूट जाए, तो सांप जो है विषहीन हो जाता है। मतलब अगर काटेगा ही नहीं, अगर काटा भी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सांप को देखते होंगे कि लबर लबर निकालते रहता और दांत रहता आगे में उसका, और जो 2 गो दांत होता है वो है जहरीला, तो वही विष होता है। ठीक है ना, यही है इसका विषदम। अब देख रहे हैं किस तरह से ये जहर छोड़ रहा है इसी में। तो कहते हैं कि जिस प्रकार से सांप के दांतों में 2 20 के दांत होते हैं, यदि वे दोनों दांत जो है टूट जाए तो सांप जो है विषहीन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार सेन साहब, ठीक उसी प्रकार जो है सेन साहब का बेटा कासू, सेन साहब का बेटा कासू जो है सांप के तरह क्या है, विषैला है। विषैला के मतलब जो है एक तरह से विनाश करने वाला। ठीक है, तो कासू जो था एक तरह से बहुत बद था, जहर के जैसा था। ठीक है ना, तो ठीक उसी प्रकार सेन साहब का बेटा कासू जो है सांप के तरह क्या था, विषैला है, और वह जो है अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता है। कहानी में आप लोग को बताए थे कि आप जो है अपने बहनों को भी कुछ नहीं समझता है, किसी को घर में कुछ नहीं समझता है, सबको जो है मारपीट करते रहता है, जो है खूब मनमानी करता है, बदमाश रहता है नहीं। तो यह जो है क्या करता है, वह अपने सामने जो है किसी को कुछ नहीं समझता है। बड़ी बड़ी बहन है इससे पाछो, लेकिन फिर भी जो है वो सबसे ही डरता उड़ता नहीं है। आप लोग का भी अगर कोई छोटा भाई होगा, अगर बहन देख रहे हैं, या जो है अगर आप छोटा भाई होंगे तो आप जो है बहन से नहीं डरते होंगे, बहुत मुश्किल से ही बहुत बच्चा डरता है। ठीक है, तो एकदम कासू मन में जो है, अब एक गो था इकलौता, और इकलौता रहने के कारण या और ज्यादा फूलल रहा था दुलार के कारण, तो किसी को कुछ नहीं समझता है। परंतु एक बार मदन ने, घर में तो ही मनमानी करता है, बद था, लेकिन एक बार जो है मदन ने
उसके 2 दांत जो है तोड़ देता है। जब खेले लग गया, मन बढ़ू नहीं है, टिड़ियाया वहां पर, कहां पर, जहां पर लट्टू नचा रहा था मदना, तो गया जो है टिड़िया ले कासू, तब मदन जो है इसका कई दांत तोड़ दिया, तो 2 दांत जो है क्या कर देता है, तोड़ देता, मारता है, सन फैट के 2 हो जाए, दत्ते टूट जाता है, और तब से कासू एकदम सीधा हो जाता है। और जहिया से कासू का जो है दांत टूटता है, जहिया से मदना मारता है कासू को, तब से उसका जो दांत था एकदम जो है क्या हो जाता है, टूटता है। तब से बिल्कुल मदन जो कासू जो है एकदम बिल्कुल क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है। केकरो मारता पीटना है एकदम सीधा हो जाता है बेचारा। ऐसे बहुत बद था, जब तक वो दत्ता था तब तक बहुत बद था, और जैसे दांत टूटा और तभी से जो है वो बदमाशी जो है इसका कासू का छूट जाता है। तो लगता है ने कि जितना भी बदमाशी था लगता है दत्ते में था, दांत टूटा तो सारा बदमाशी भी छूट गया। तो वही आगे कहते हैं कि सीधा हो जाता है, और जिससे ऐसा लगता है कि उसके जो है विष के दांत ही क्या हो गए हों, टूट गए हों। इसलिए कहानी का शीर्षक विष के दांत बिल्कुल सटीक है और सार्थक है। इसलिए कहानी का जो शीर्षक विष के दांत है बिल्कुल सटीक और क्या है, सार्थक है। तो इस प्रकार से जो है क्या करेंगे, लिखेंगे। देखिए ध्यान से कि विष के दांत, एक बार फिर से समझिएगा, विष के दांत जो है कहानी शीर्षक पाठ के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा हैं, और जिस प्रकार से सांप के दांतों में, जिस प्रकार से सांप के दांतों में 2 विष के दांत होते हैं, ठीक उसी प्रकार सेन साहब का बेटा जो है, सॉरी, और यदि जो है वे दोनों दांत टूट जाए तो सांप विषहीन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार सेन साहब का बेटा जो है सांप की तरह विषैला है, लेकिन एक बार जब मदन उसके 2 दांत तोड़ देता है तब से जो है कासू बिल्कुल सीधा हो जाता है। तो इससे ऐसा लगता है कि उसके विष के दांत ही टूट गए हों, और इसलिए इस कहानी का जो शीर्षक है विष के दांत बिल्कुल सटीक और सार्थक है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, लिखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि सेन साहब के परिवार में, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सेन साहब के घर में, यानी सेन साहब के जो परिवार है उनके यहाँ बेटा बेटी के पालन पोषण में लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर मतलब बेटा बेटी के आधार पर, बेटा बेटी के आधार पर भेदभाव हो रहा था। तो उसको अपने शब्दों में क्या करिए, बताइए कैसे भेदभाव हो रहा था। तो ध्यान से सुनिएगा कि सेन साहब के 5 बेटियां एवं एक बेटा था, और उन्हें अपने बेटे एवं पत्नी से बहुत लगाव था। सेन साहब को अपना बेटा से बहुत ज्यादा लगाव था, पत्नी से भी लगाव था, लेकिन बेटा से तो काफी लगाव था, लेकिन बेटियों से उन्हें कोई लगाव बिल्कुल नहीं था। बेटियों से कोई लगाव नहीं था, क्योंकि बेटी कैका गो थी, 55 गो, और सेन साहब कोशिश में मेहनत कर रहे थे किसके लिए, बेटा के लिए। अब बेटा जो है मांगला चांगला पर एगो हुआ तो बहुत ज्यादा दुलरुआ हो गया। सेन साहब बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, सेन साहब अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन बेटियों के शिक्षा के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। सेन साहब अपने बेटा को इंजीनियर बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं, लेकिन बेटी के पढ़ाई लिखाई के बारे में, शिक्षा दीक्षा के बारे में कुछ बिल्कुल भी नहीं सोचते। बताइए तो ये भेदभाव है कि नहीं, कि बेटा को पढ़ाएंगे बेटी को नहीं पढ़ाएंगे। तो देखिए भेदभाव हो रहा है इस तरह से। आगे, सेन साहब अपने बेटियों को कड़े अनुशासन में रखने का प्रयास करते हैं। सेन साहब अपने बेटी को जो है कड़े नियम कानून में रखते हैं, लेकिन बेटा के लिए जो है कोई अनुशासन नहीं, बेटा के लिए कोई नियम कानून नहीं, जो मन है तुम करो। लेकिन बेटी के लिए नियम कानून था। आज हम लोग समाज में भी देखते हैं कि बेटा के लिए जो है सब मनमानी, सब छूट है, कहीं पढ़ो कहीं जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेटियों को जो है क्या किया जाता है, आपका अनुशासन में रखा जाता है। समय से घर जाना, समय से आना, हर चीज जो है नियम से उसको करना पड़ता है। जहां जरा सा उल्टा पुल्टा हो गया तो जो है घर से क्या किया जाता है, उसको डांट और मार पड़ता है। वही हाल यहाँ है। तो बेटा के लिए जो है एकदम कोई नियम कानून नहीं, लेकिन बेटी के लिए जो है कड़े अनुशासन में जो है रखा जाता है। रखते हैं कौन, सेन साहब। आगे, इसलिए इससे पता चलता है कि सेन साहब के बच्चों के पालन पोषण में, सेन साहब के बच्चों के पालन पोषण में जो है लिंग के आधार पर भेदभाव जो है करते हैं। सेन साहब अपने बच्चों के पालन पोषण में जो है क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। देखिएगा, सुनिएगा फिर से
सेन साहब की 5 बेटियां थी और एक बेटा था, और सेन साहब को अपने बेटे से काफी लगाव था, लेकिन बेटियों से कोई लगाव नहीं था। सेन साहब अपने बेटे को इंजीनियर बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं, लेकिन बेटी के शिक्षा दीक्षा के बारे में कुछ बिल्कुल नहीं सोचते हैं। बेटा को इंजीनियर बना रहे, लेकिन बेटी के पढ़ाई लिखाई के बारे में कोई सोचा सोची नहीं। उसके बाद सेन साहब जो है अपने बेटियों को जो है कड़े अनुशासन में रखते हैं, एकदम नियम कानून से रहना है, लेकिन बेटा के लिए कोई नियम कानून नहीं, जो करना है करो, हर प्रकार के छूट था, जो मांगता था वो मिल जाता था, हर चीज छूट था उसके लिए। तो इस प्रकार से पता चलता है कि सेन साहब अपने बच्चों के जो है बेटा बेटी के पालन पोषण में जो है क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। तो आपको जो है इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर किसी का माता पिता अगर बेटा बेटी में भेद करते हैं, अगर आप जो है बेटी हैं या बेटा हैं, तो अगर कोई भेदभाव करते हैं तो आप उनसे माता पिता से कहिएगा कि जो करेगा बेटा बेटी में फर्क, जो करेगा बेटा बेटी में फर्क वो जाएगा नर्क। इसलिए ना करें बेटा बेटी में कोई फर्क, ना जाना पड़ेगा आपको नर्क। ये जो है आपका शायरी अपने माता पिता को जरूर सुनाइएगा, जिनके माता पिता बेटा बेटी में भेद करते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? सुनिएगा। खोखा किन मामलों में अपवाद था? खोखा जो है किन मामलों में अपवाद था? ठीक है, तो खोखा जो है देखिएगा, खोखा प्रकृति के नियम मतलब जीवन का नियम के साथ साथ घर के नियमों का क्या था, अपवाद था। खोखा पहला तो प्रकृति के नियम का अपवाद था। खोखा जो है सबसे पहला प्रकृति का नियम होता है कि कोई भी महिला जो है एक निश्चित अवस्था तक ही संतान उत्पन्न कर सकती है। बायोलॉजी में आप लोग पढ़िएगा तो बताएंगे सर कि आपका 45 से 50 वर्ष तक ही कोई महिला संतान उत्पन्न कर सकती है, 45 से 50 वर्ष तक। लेकिन अगर ये उम्र पार कर जाए महिला का, तो जो है उस महिला से कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हो सकता है। लेकिन हुआ क्या कि कासू का जो जन्म हुआ, उनके माता पिता ये जो उम्र था 45-50 वाला पार कर गए, उनके माता जो है पार करे। देखिए पिता जो है, भाइयों कहता है कि पिता जो है, पुरुष जो है जीवन भर जो है पिता बन सकता है, लेकिन महिला में निश्चित है कि 45 से 50 वर्ष तक ही मां बन सकती है। तो उनकी जो मां थे, सेन साहब की पत्नी, ये उम्र क्या कर चुके थे, पार कर चुके थे। आप बताइए पार कर गया, फिर भी कासू का क्या हो जाता है, जन्म होता है। देखिएगा सुनिएगा, तो खोखा प्रकृति के नियम के साथ साथ घर के नियमों का भी अपवाद था। प्रकृति का नियम अपवाद कैसे हुआ, देखिएगा, सेन दंपत्ति उस अवस्था में, उस उम्र में पहुंच चुके होते हैं, मतलब बूढ़ा हो जाते हैं, 45-50 वाला उम्र पार कर जाते हैं, जिस अवस्था में कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, कोई बच्चा जन्म नहीं ले सकता है, उम्र ज्यादा हो जाता है, तब जाकर जो है कासू का क्या हो जाता है, जन्म होता है। सोचिए, उम्र जब बच्चा देने का जो था वो पार कर जाता है, तब जाकर कासू का जन्म होता है। तो प्रकृति का नियम फेल कर दिया कि नहीं? प्रकृति कहता है कि महिला जो है 45 से 50 वर्ष तक ही मां बनेगी, लेकिन जो है 45-50 वर्ष उम्र पार कर गया, फिर भी इसकी मां जो है बच्चा जन्म दे रही है। तो इसका मतलब कासू जो है प्रकृति के नियम को क्या कर दिया, फेल कर दिया, अपवाद हो गया। तथा सेन साहब के घर में बेटियों के लिए, घर में जो है सेन साहब के घर में बेटियों के लिए जो है विशेष नियम कानून था। बेटी को जो है पूरा कड़ा अनुशासन में रहना पड़ता था, लेकिन बेटा के लिए कोई नियम कानून नहीं था। इस प्रकार से ये क्या था, खोखा अपवाद था। खोखा क्या था, अपवाद था। तो लिखेंगे कि खोखा प्रकृति के साथ साथ, प्रकृति के साथ साथ घर के भी नियमों का अपवाद था। सेन दंपत्ति उस अवस्था में पहुंच चुके होते हैं जिस अवस्था में कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, तब जाकर कासू का क्या होता है, जन्म होता है। और सेन साहब के घर में जो है बेटियों के लिए कड़े अनुशासन था, नियम कानून था, लेकिन बेटा के लिए कोई नियम कानून नहीं था। इस प्रकार से जो है क्या था, खोखा दोनों जगह से अपवाद था। अगला चलिए, क्वेश्चन अगला कहता है कि सेन दंपत्ति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसे शिक्षा तय की थी। सेन साहब जो है खोखा में कैसी संभावना देखते थे और उसके लिए शिक्षा कैसा तय किए थे।
तो सेन दंपति खोखा के दुर्ललित स्वभाव एवं तोड़फोड़ करने के कारण, उसका व्यवहार तो सही था नहीं, तोड़फोड़ करता था। देखे थे आप लोग कि गाड़ी जो है तोड़ दिया था, हवा निकाल दिया था। तो जो है तोड़फोड़ करने के कारण और दुर्ललित स्वभाव के कारण जो है उसमें इंजीनियर बनने की संभावना देखते थे। जब तोड़फोड़ और बदमाशी करता है ना, तो उनको लगता है कि हमारा बेटा क्या बनेगा, इंजीनियर, ऐसा संभावना देखते थे। इसलिए जो है सेन साहब अपने फैक्ट्री से बढ़ई मिस्त्री या कारीगरों को बुला करके सामानों को ठोक पीट करने की आदत उसमें डालने का प्रयास करते हैं। अब वो समझ रहे हैं कि बेटा जो है क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो इसलिए क्या करते हैं कि अपने फैक्ट्री से जो है बढ़ई मिस्त्री को बुला करके और सामान को ठोकने पीटने के लिए सिखवाते हैं, क्योंकि इंजीनियर बनने हैं तो अब ये से तुम क्या करो, सीखो, प्रैक्टिकल करो। तो कहते हैं कि इसलिए जो है सेन साहब अपने फैक्ट्री से बढ़ई मिस्त्री या कारीगर को बुलाकर सामानों को ठोक पीट करने की आदत जो है उसमें क्या करते हैं, डालने का प्रयास करते हैं। और इस प्रकार जो है उसका क्या किया गया था, शिक्षा तय की गई थी। ऐसा नहीं कि ट्यूशन और स्कूल भेजते थे, ना, घरे में बुलाते थे और घरे में जो बड़ी मिस्त्री जो है सामान ठोके पीटे क्या करता था, कासू को सिखाता था। तो इस प्रकार से जो है आपका हो गया चौथा। 5वां क्वेश्चन में आपका क्या है, व्याख्या। तो व्याख्या देखिए हर बार समझाते हैं कि व्याख्या क्या होगा कि सबसे पहले जो है क्या लिखना रहता है, तो आप प्रसंग लिखिएगा। सबसे पहले देखिएगा बुआ क्या लिखना है, तो आपको प्रसंग लिखना है। 5वां का पहला है प्रसंग, प्रसंग व्याख्या करिए। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रसंग, और प्रसंग के बाद इस तरफ जो है डैश देके लिखेंगे, जैसे एकदम लिखे एकदम ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसमें तो जो है थोड़ा मोड़ा टेढ़ भी हो गया, कोशिश करिए कि आप जो है इसको एकदम सीधा रखिएगा, इसको तो ज्यादा सुंदर लगेगा, ठीक है ना। सुनिएगा, तो प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के 20 के दांत कहानी शीर्षक पाठ से लिया गया है और जिसके जो लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा हैं। पहले पंक्ति जब देगा तो प्रसंग में हर जगह लिखना रहता है। प्रसंग व्याख्या कहे तो सबसे पहले प्रसंग में लिखा जाता है कि चैप्टर कहाँ से आया है, सॉरी चैप्टर जो है, हाँ ये पंक्ति कहाँ से आया है और इसके लेखक कौन है, ठीक है ना। तो देखिए प्रस्तुत पंक्ति मतलब ये जो लाइन दिया गया है, तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के 20 के दांत कहानी शीर्षक पाठ से लिया गया है और जिसके लेखक कौन है, तो आपका नलिन बिलोचन शर्मा है। अब देखिए 20 के दांत चैप्टर का नाम और जो है आपका लेखक का नाम जो है इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देना है। तो इन्वर्टेड कॉमा से आप बंद कर दीजिएगा, तो इससे क्या होगा कि कॉपी जो चेक करने वाले होंगे उनको जो है आसानी से मेन बात दिख जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो मुख्य बातें होता है उसको अंडरलाइनिंग कर दिया जाता है या इन्वर्टेड कॉमा दिया जाता है। तो इससे क्या होगा कि 20 के दांत और जो है आपका जो है लेखक का नाम नलिन बिलोचन शर्मा, ये आसानी से दिख जाएगा। और जब ये दिखेगा तो आपको एग्जामिनर को लगेगा यार 2 गो लाइन दिए हैं, बच्चा जान रहा है कि फलना चैप्टर से आया है और इसके लेखक जो है फलना है, मतलब बच्चा ये सही से पढ़ाए, मतलब दिमाग में उनको लगेगा कि बच्चा अच्छा है। और जब बच्चा अच्छा है तो नीचे जो है पढ़ेंगे आराम से नंबर 5 में 5 मिलेगा। इस प्रकार से अगर लिखते हैं आप तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि 5 से 5 में एकदम 5 मिलेगा, ठीक है। अगर गलती से भी नंबर अगर काट लिया तो उसको पाप लगेगा। सुनिएगा, अब जो है क्या कहता है पंक्ति, सुन लीजिए, उसके बाद देखिए। कहता है पंक्ति कि लड़कियां क्या है, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है, और उनके माता पिता को इस बात का क्या है, तो गर्व है। अब इसके अनुसार जो है पंक्ति लिखेंगे। तो देखिए लिखेंगे, दिए गए पंक्ति के माध्यम से लेखक कहते हैं कि इतना बात जो है हर जगह कॉमन होता है। तो दिए गए पंक्ति के माध्यम से लेखक कहते हैं कि क्या, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है। तो देखिए सेन साहब, बेटियों के बारे में कहा गया, सेन साहब की 5 जो है बेटियां थी, 5 बेटियां थी जो बहुत ही सीधा और सुशील थी, बहुत ज्यादा सीधा और क्या थी, सुशील थी। वह अपने माता पिता के हर बातों को मानती है। सेन साहब की बेटी बहुत सीधा थी बेचारी और माता पिता की हर एक बात को मानती थी। जो माता पिता कहते थे वो बात को क्या करती थी, मानती थी।
और जो है कोई गलत काम नहीं करती है, एक भी काम उल्टा सीधा नहीं करती थी, तोड़फोड़ नहीं करती थी। इसीलिए कहा गया कि लड़कियां क्या है, तो कठपुतलियां है। और माता पिता को इस बात का गर्व है, माता पिता को इस बात का जो है क्या है, तो माता पिता को इस बात का गर्व है, माता पिता को इस बात का क्या है, गर्व है। ठीक है, सुनिएगा। जैसे आप लोग देखते होंगे कठपुतली कहने का मतलब हुआ कि काठ का पुतली बनाया जाता है, और वो जैसे जैसे देखिएगा इधर आपको जो है कठपुतली का जो है डांस होता है, तो दिख रहा होगा, आप देखिएगा। तो कठपुतली में क्या होता है कि जैसे जैसे नचाते हैं, जैसे जैसे नचाता है, रस्सी से नचाया जाता है, और जैसे जैसे खींचेगा रस्सी को वैसे वैसे वो क्या करेगा, डांस करेगा। जैसे मान लीजिए कठपुतली इधर है, अब रस्सी इधर खींचेगा तो इधर हाथ फैलाएगा, जैसे जैसे खींचेगा वैसे वैसे डांस करेगा। तो वही बात हुआ कि जो है बेटी एकदम कठपुतली थी, जैसे जैसे माता पिता कहते थे वैसे वैसे ही करती थी, फालतू एक भी काम नहीं, तोड़फोड़ कुछ नहीं करती थी। ऐसा नहीं कि कठपुतली का हाथ वाला जो है रस्सी इधर खींचेंगे तो ये हाथ फैला देगा, ऐसा नहीं होगा। तो वही बात हुआ कि माता पिता जो कहते थे वही मानती थी, एक भी काम उल्टा सीधा नहीं करती थी। तो इस प्रकार से इसका हम क्या कर देंगे, व्याख्या लिख देंगे। तो आप एक बार इसको जल्दी से बढ़िया से देख लीजिए, आराम से जो है इसको लिख लीजिएगा, आगे देखिएगा। अगर इसका थ्योरी पार्ट वाला वीडियो अगर आप नहीं देखें तो आप एक बार जरूर देख लीजिए, बहुत मजा आने वाला है। इतना मस्त समझाया गया है कि पूरा यूट्यूब पर जो है मैंने वीडियो खोज करके देख लिया, एक भी वीडियो ऐसा नहीं मिला। ठीक है, मैं भी ऐसा जो है नहीं पढ़ा था जैसा जो है आपको वीडियो में मैंने पढ़ाया है, उसमें बहुत मेहनत लगा है। आगे देखिए, खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। व्याख्या कर रहा है दूसरा कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। तो सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग तो सेम रहेगा। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के 20 के दांत कहानी शीर्षक पाठ से लिया गया है, और जिसके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा हैं। अब सुनिए व्याख्या लिखेंगे। तो व्याख्या में सबसे पहले एक लाइन तो कॉमन होता है, तो लिखेंगे दिए गए पंक्ति के माध्यम से लेखक कहते हैं कि, अब जो पंक्ति है उसके अनुसार लिखेंगे। खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। तो आगे लिखेंगे कि खोखा के तोड़फोड़ करने के कारण सेन साहब उनमें इंजीनियर बनने की संभावना देखते हैं। खोखा के तोड़फोड़ करने के कारण जो है सेन साहब इंजीनियर बनने की संभावना देखते हैं, और उसकी शिक्षा भी वैसे ही तय करते हैं, उसका पढ़ाई लिखाई भी वैसे तय करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि इंजीनियर बनेगा। तो तभी ने बड़ी मिस्त्री को बुलाकर क्या करवा रहे थे, उसको ठोक पीट करने के लिए सिखवा रहे थे। तो इसीलिए कहते हैं और उसकी जो है शिक्षा वैसे ही तय करते हैं। इसलिए कहा गया कि सेनों ने सिद्धांतों को भी क्या कर लिया, बदल लिया। अब बेटा बदमाश है तो जो है माए बाप भी सोचे चलो अगर इसको इंजीनियर संभावना लगा कि इंजीनियर बनेगा, तो उसको पढ़ाई लिखाई भी वो उसने देने लगे। ठीक है ना, तो इसका शिक्षा भी वैसा तय किया गया था। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि सेनों ने सिद्धांतों को भी क्या कर लिया था, बदल लिया था। किसके अनुसार, खोखा के अनुसार, खोखा के बदमाशी के अनुसार। अगला सुनिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। तो प्रसंग पहले लिखेंगे, बार बार बता रहे हैं आपको प्रसंग व्याख्या में प्रसंग पहले। तो प्रसंग लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के 20 के दांत। देखिए चैप्टर का नाम बताए, इन्वर्टेड कॉमा क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देना है। तो कहानी शीर्षक पाठ से लिया गया है, और जिसके रचनाकार या जिसके लेखक जो है कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा है। इन्वर्टेड कॉमा से क्या कर देंगे, लेखक का नाम और चैप्टर का नाम बंद कर देंगे। अब व्याख्या करेंगे, कह रहा ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, दिए गए पंक्ति के माध्यम से लेखक कहते हैं कि मदन सेन साहब का कार छूने की कोशिश कर रहा था, तब सेन साहब का ड्राइवर जो उसको क्या कर देता है, धक्का दे देता है। मदन जो है सेन साहब का बेचारा जरा सा क्या छूना चाह रहा था, कार,
तभी जो है ड्राइवर उसको धक्का दे देता है, और जब धक्का दे देता है तब सेन साहब वहां पर आते हैं और कहते हैं मदन की माँ भी वहां आ जाती है जब हल्ला होता है। तो तब जो है सेन साहब अंदर से आके कहते हैं मदन की माँ, मदन को यहां से ले जाओ, मदन को यहां से क्या करो, ले जाओ। डांट देते हैं, ए मदन की माँ, मदन को यहां से ले जाओ। इस तरह से डांट देते हैं कौन, सेन साहब। और इससे उनका गुस्सा शांत नहीं होता, इससे भी उनका जो है गुस्सा शांत, उनको जो है संतुष्टि ना मिलता है। अगर आप थोड़ा सा बदमाशी करिए कुछ, तो क्या होगा कि जिसके साथ जो है बदमाशी जी मन कर दिए, तो आपके जो है मम्मी को कहेंगे, हो सकता है मम्मी के कई बार अगर पापा मिलेंगे तो पापोस कहेंगे, दादा मिलेंगे तो दादास कहेंगे, दादी मिलेगी तो दादीस कहेंगे। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, जरा सा गलती करिए तो पूरा सब जे मिलेंगे सबको कहेंगे आपका बेटा ऐसे है, वैसे है, पोता ऐसे, सब कहेगा। ठीक है ना। तो वही हाल जो है सेन साहब को, जब मदन की माँ को डांट देते हैं, बोल देते हैं कि मदन को ले जाओ, फिर भी इनका गुस्सा शांत नहीं होता है। तब गिरधर को बुलाकर कहते हैं, शाम के समय में गिरधर को बुलाकर कहते हैं कि देखो गिरधर, गिरधर को बुलाते हैं शाम में घर में और कहते हैं कि देखो गिरधर, मदन बहुत क्या हो रहा है, शौकीन हो गया, मदन बहुत ज्यादा शौकीन हो गया। अब मदन अभी नहीं सुधरा, अगर मदन अभी नहीं सुधरा तो आगे चलकर गुंडा, चोर और डाकू बनेगा। अगर अभी नहीं सुधरा ने, बोल मदना बहुत क्या हो जा रहा है, शौकीन, फुटनबाज, लाफुआ निकल जा रहा है। अगर अभी नहीं सुधरा ने तो आगे चलकर जो है मदन क्या हो जाएगा, गुंडा बन जाएगा, चोर बन जाएगा, डाकू बन जाएगा, अर्थात जीवन में वह कभी अच्छा नहीं बन सकता। ये कहते हैं सेन साहब, किससे, मदन के पिता गिरधर को। मदन जो है सेन साहब के कार छूने की कोशिश करता है तो ड्राइवर क्या कर देता है, धक्का दे देता है। और जब धक्का दे देता है तो मदन की माँ आ जाती है वहां पर ने। तब जो है ड्राइवर से उलझ रहा था मदना कि मारिए दबो आज। अब बच्चा में ये गुण होता है कि अगर लड़ रहा है उसको बचवेल को आ जाता है तो वाव जो है बरियार लगे हो जाता, हम मारे तनेगा। तो पूरा जो है देवेल एकदम तैयार था, उसको ड्राइवर के लग रहा था मारिए दबो। तब जो है सेन साहब वहां आते और कहते हैं कि मदन की माँ, मदन को यहाँ से ले जाओ। इतना कहने के बाद फिर जो है उनका गुस्सा शांत नहीं होता, फिर शाम को बुलाते हैं किसको, गिरधर को। गिरधर से कहते हैं कि देखो गिरधर, मदन बड़ा शौकीन हो रहा है, बड़ा बदमाश हो जा रहा है बल, ठीक न, इसलिए जो है क्या करो, उस पर ध्यान दो। और अगर अभी नहीं सुधराने तो आगे चलकर क्या हो जाएगा, गुंडा बन जाएगा, चोर बन जाएगा, डाकू बन जाएगा, अर्थात फिर अच्छा आदमी नहीं बन पाएगा, उसको सुधारो बल। ये क्या कहते हैं, तो आपका सेन साहब कहते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या करिएगा, इसका व्याख्या लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, कहता है व्याख्या में अंग, कहता है कि हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के विषय के दांत कहानी शीर्षक पाठ से लिया गया है और जिसके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा है। ठीक है, तो आपका देखिए नलिन बिलोचन शर्मा है और उसके बाद जो है लेखक का नाम विषय दांत, दोनों जो है नलिन बिलोचन शर्मा, शर्मा वहां लिखा हुआ। तो नलिन बिलोचन शर्मा, देखिए इन्वर्टेड कॉमा से बंद है ने, तो आपको भी इन्वर्टेड कॉमा से क्या करना है, चैप्टर का नाम और लेखक का नाम बंद करना है। ठीक है, अब सुनिए व्याख्या। हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। तो दिए गए पंक्ति के माध्यम से लेखक कहते हैं कि यहां तक तो कॉमन है। क्या कहते हैं कि एक दिन की बात है कि एक दिन जो है मदन क्या करता है, अपने दोस्तों के साथ लट्टू खेल रहा था। मदना जो था अपने दोस्त के साथ लट्टू खेल रहा था, नट्टू नचा रहा था, और जिसे देखकर कासू भी खेलने के लिए क्या होता है, ललक उठता है। जिसको देख करके जब मदना खेल रहा था, नट्टू नचा रहा था, तो कासू भी जो है खेले एकदम क्या हो गया, ललक गया, एकदम उतावला हो गया, हम भी खेलवो, हम भी खेलवो। आप सुनिए, और कासू जो है अमीर बाप का बेटा है और मदन जो है गरीब बाप का क्या है, बेटा है। एक अमीर लड़का जो है गरीब लड़कों के साथ खेल में शामिल होना चाहता है। एक अमीर बाप का जो बेटा है, अमीर लड़का जो है गरीब बच्चों के साथ, गरीब लड़कों के साथ खेल में शामिल होना चाहता है। इसलिए कहा गया कि कौओं की जमात में हंस शामिल होने के लिए ललक गया। यहां पर जो है तुलना, एक तरह से मुहावरा का उपयोग किया गया है। हंस जो है तुलना, हंस कहा गया आपका कासू को,
अब कौआ जो है कहा गया किसको, तो मदन को, क्योंकि कौआ जो है हर जगह मिल जाएगा, लेकिन हंस जो है अमीरों के यहाँ रहता है, तो इसीलिए तुलना किया गया। मदन बेचारा गरीब था तो कौआ कहा गया उसको, और हंस जो है किसको कहा गया, तो कासू को। तो अमीर लड़का गरीब के साथ खेलने के लिए ललक उठता है ना, इसीलिए कहा गया कि हंस कौओं के जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। कोई दिक्कत? फिर से एक बार देख लीजिएगा कि जो है लट्टू लचा रहा था मदन, तब ये जो है कासू खेलने के लिए जो है कहता हम भी खेलेंगे, और खेल में शामिल होना चाहता है अमीर लड़का गरीबों के साथ, इसलिए कहा गया कि आपका हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि सेन साहब और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया। बताए थे कहानी में कि आए थे कौन, सेन साहब के मित्र लोग बहुत सारे आए हुए थे। तो सेन साहब कह रहे हैं कि सेन साहब और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार महोदय ने उन्हें किस तरह से उत्तर दिया। एक पत्रकार महोदय भी आए थे ना, तो सेन साहब और उनके मित्रों के बीच बातचीत हुई कि किसका बेटा जो है क्या कर रहा है। ऐसे भी जब हम लोग के पिता के उम्र के लोग जब एक स्थान पर कहीं बैठते हैं तो एक दूसरे से पूछते हैं कि आपका बेटा क्या कर रहा है, क्या करेगा, अभी कहाँ है, इस तरह से। तो उसी प्रकार से जो है सेन साहब और उनके मित्रों के बीच बातचीत हुई कि किसका बेटा क्या कर रहा है और आगे क्या करेगा, किसका बेटा क्या कर रहा है और आगे क्या करेगा। तो एक मित्र ने पत्रकार महोदय से पूछा, एक मित्र जो था वो पूछा किससे, पत्रकार महोदय से, कि आपका बेटा क्या बनेगा। पत्रकार महोदय थे एक, और उनसे एक मित्र पूछे कि आपका बेटा क्या बनेगा पत्रकार महोदय। तो उनसे पहले ही अब बेचारा पत्रकार महोदय बोलते कि हमारा बेटा क्या बनेगा, ओकरा से पहले जो है आपका सेन साहब क्या होते हैं बोलने लगते हैं। पूछा गया किससे, पत्रकार महोदय से, कि आपका बेटा क्या करेगा, क्या बनेगा। ओकर पहले बेचारा वो बोलते सेन साहब, ओकर पहले सेन साहब बोलना शुरू। क्या बोलते हैं सेन साहब, तो सेन साहब जो है बोलने लगते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। सेन साहब से पूछा भी नहीं गया कि क्या जो है आपका बेटा बनेगा, पूछा गया पत्रकार महोदय से, लेकिन सेन साहब जो है पत्रकार महोदय से पहले बोलना शुरू कर देते हैं कि मेरा बेटा क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा। और जब पुनः पत्रकार महोदय से पूछा गया, जब फिर से पूछा गया पत्रकार महोदय से, पत्रकार महोदय आप बताए नहीं कि आपका बेटा क्या बनेगा, तब पत्रकार महोदय से जब पुनः पूछा गया तब वह कहते हैं कि मेरा बेटा कुछ बने या ना बने, मेरा जो बेटा है कुछ बने या ना बने, वह एक क्या बन जाए, नेक इंसान बन जाए। वो डॉक्टर नहीं बने, इंजीनियर नहीं बने, नेता नहीं बने, विधायक नहीं बने, डीएमएसपी नहीं बने, लेकिन सबसे पहले बल मेरा बेटा जो है क्या बन जाए, एक नेक इंसान बन जाए, बहुत अच्छा इंसान बन जाए, अच्छा आदमी बन जाए। और उसके बाद जो कुछ बनना हो उसे पूर्ण आजादी होगी। एक अच्छा इंसान बन जाए, फिर उसको जो बनना होगा, जो उसका इच्छा होगा वो अपना बनेगा, उसे पूर्ण आजादी होगा। ये क्या बोले, तो आपका पत्रकार महोदय। इस प्रकार से जो है क्या हुआ, बातचीत हुआ। बढ़िया से आप जो है देख लीजिए, सेन साहब और उनके मित्रों के बीच बातचीत हुई कि किसका बेटा क्या कर रहा है। एक मित्र ने जो है पत्रकार महोदय से पूछा कि आपका बेटा क्या बनेगा, तो पत्रकार महोदय बोलते उससे पहले ही सेन साहब बोलने लगते हैं कि मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा। और फिर जब पुनः पत्रकार महोदय से पूछा गया तब वह कहते हैं कि मेरा बेटा कुछ बने या ना बने, लेकिन सबसे पहले वह एक नेक इंसान बन जाए, और उसके बाद जो उसे जो बनना होगा उसे पूर्ण आजादी है, पूर्ण छूट है, अच्छा इंसान बन जाए, बाकी उसको जो मन करेगा अपना बनेगा, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, झाड़ू मारे, पोछा मारे, जो करना करेगा, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले अच्छा आदमी बन जाए। ये पत्रकार महोदय बोले। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। मदन और ड्राइवर के बीच जो विवाद हुआ, लड़ाई हुआ, गाड़ी छुआ था, तो उसके माध्यम से जो है लेखक क्या बताना चाहते हैं। तो देखिए, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहता है
कहानीकार बताना चाहता है, क्या बताना चाहता है कि जिसकी जैसी संगति होती है उसका व्यवहार, उसका क्रियाकलाप और बोलने का तरीका भी उसी के जैसा हो जाता है। इसके माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति जिसके साथ रहेगा उसी के जैसा हो जाएगा, उसका बोली विचार रहन सहन सब हो जाएगा उसी के जैसा, क्योंकि कहावत में कहा गया है कि संगत से गुण आत है और संगत से गुण जात है। तो जैसे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छे इंसान से तो अच्छा जो है विचार रहेगा, लेकिन गलत इंसान तो गलत। तो वही कह रहे हैं कि उसका जो व्यवहार होता है, क्रियाकलाप, बोलने की तरीका भी उसी का जैसा हो जाता है। और जिस प्रकार सेन साहब को अपने बेटे की गलती नजर नहीं आता है, सेन साहब का बेटा जब गाड़ी फोड़ देता है तो उनको गलती नहीं लगता, उनको क्या कहते हैं कि मेरा बेटा जो है गाड़ी फोड़ के देख रहा था लाइट को, कि मेरा बेटा जो है देख रहा था कि इसके अंदर कैसे सेट है, क्योंकि इंजीनियर है ने। लेकिन सोचिए एक बच्चा दूसरा बच्चा जो केवल गाड़ी छूना चाहता है तो वो गलत है, लेकिन इनका बेटा गाड़ी के चूर चार दिया, थूर थार दिया तो इंजीनियर बन रहा है। मतलब अपन बेटा गलती नजर नहीं आ रहा सेन साहब को, लेकिन दूसरा बेचारा जो जरा सा गलती करता है वो तुरंत नजर आता है। तो देखिए जिस प्रकार से सेन साहब को अपने बेटे की गलती नजर नहीं आता है और दूसरों की गलती बहुत जल्द नजर आता है, ठीक उसी प्रकार ड्राइवर सेन साहब के साथ रहता है, इसलिए सेन साहब के बेटे का गलती उसे नजर नहीं आता है। सेन साहब के बेटा के गलती ड्राइवर को नजर नहीं आता है, लेकिन दूसरा बच्चा जो सिर्फ कार को छूना चाहता है, जो इसे गलत लगता है, लेकिन वही एक दूसरा बच्चा केवल कार को जरा सा छूना चाहता है तो इसको क्या लग जाता है, बिल्कुल गलत लगता है और उसे जो है क्या कर देता है, धक्का दे देता है, अर्थात ड्राइवर भी सेन साहब की तरह हो जाता है। इसके माध्यम से मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा जो है बस यही बताना चाहते हैं लेखक कि जो व्यक्ति जैसे लोगों की संगति में रहता है उसका बोली विचार व्यवहार उसी के जैसा हो जाता है। सेन साहब का बेटा जब गलती करता था सेन साहब को जैसे नजर नहीं आता है, लेकिन वही दूसरा बच्चा गलती करता तुरंत नजर आता है सेन साहब को। ठीक है, उसी हाल है किसका, तो आपका ड्राइवर का। सेन साहब का बेटा जब कासू गलती करता है तो सेन साहब को तब जो है ड्राइवरों को नजर नहीं आता, जैसे सेन साहब को नजर नहीं आ रहा है ना, वैसे ड्राइवर को भी नजर नहीं आता। लेकिन वही दूसरा बच्चा जरा सा खाली गाड़ी छूने का प्रयास करता है, उसको क्या कर देता है, धक्का देता है, उसको गलत लग जाता है। तो कहने का मतलब यही हुआ कि सेन साहब के जैसा ही कौन हो गया, ड्राइवर हो गया। तो आप जिसके जैसा जो है जिसके साथ रहिएगा आपका बोली विचार व्यवहार भी उसी के जैसा हो जाएगा। तो अगर जो है आप टॉप करना चाहते हैं तो वैसे लोगों के साथ दोस्ती रखिए जो टॉप करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि जो सोचते हैं केवल हम पास कर जाएं, तो पास कर जाइएगा। अगला क्वेश्चन में कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है, तो कासू और मदन के बीच झगड़ा जो है लट्टू नचाने को लेकर था। कासू और मदन के बीच जो झगड़ा था लट्टू नचाने को लेकर था। और इस प्रसंग के माध्यम से कहानीकार बताना चाहते हैं, इस प्रसंग के माध्यम से कहानीकार बताना चाहते हैं कि बच्चों में प्रतिशोध की भावना होती है। प्रतिशोध मतलब बदला लेने की भावना। बच्चा जो है याद रख ले रहा था बदली, और प्रतिशोध जो है की भावना होती है, और उसे किसी प्रकार का डर नहीं होता है। बच्चा किसी से डरता नहीं है, अमीरी गरीबी से। अगर गलती कोई किया तो दोनों लड़ गया तो दोनों मिलकर लड़ेगा, इन्हें डरेगा कि बाद में क्या होगा, कुछ होगा, लड़ रहा है तो लड़ रहा है। लेकिन अगर समझदार आदमी लड़े अमीर गरीब तो बेचारा सोचता है गरीब आदमी कि अमीर आदमी है, उससे डर के भी रहता है कि अगर हम इससे लड़ेंगे तो बाद में दिक्कत होगा, केस मुकदमा करेगा। बच्चा को उतना समझ कहाँ है, वो बस ये जानता है कि वो हमारा मारा तो हम भी की करेंगे, मारेंगे। ठीक है, तो बच्चों में बदला लेने की जो है भावना होती है और उसे किसी प्रकार का डर नहीं होता है, और नहीं होता है कि कौन जो है अमीर बाप का बेटा है और कौन जो है गरीब बाप का बेटा है। सुनिएगा, कासू और मदन के बीच झगड़े का जो कारण था कौची को लेकर, लट्टू नचाने को लेकर। तो इसके माध्यम से लेखक दिखाना क्या चाहते हैं, तो दिखाना यही चाहते हैं कि बच्चा जो है बदला लेने की भावना होता है बच्चा में, और उसे किसी से कोई डर नहीं होता है कि अमीर बाप के बेटा है कि गरीब बाप के बेटा।
और यही दिखाना चाहते हैं कि उसके अंदर डर नहीं होता, प्रतिशोध की भावना होता है। अगर जो है बच्चा को कोई मार दिया तो वो आद के लिए रहेगा, अगर ओकरा जो है कखनो धरा गया के लिए तो ओकरा जो है दे देगा, फटा देगा, गर्दा उड़ा देगा। तो वही कर देता है कि बेचारा मदना खाली गाड़ी छुबिल गया था तो उसका ड्राइवर धक्का दिया था तो याद रख लेता कि अच्छा भेटाओ सकेत गली में। अब जो है ये मदना क्या हुआ, नचा रहा था लटुआ तो गया नचबेल टलियाल के कसुआ, तेरा गोसवा तो बरल था जो का दे दिया, फटा दिया। और उसके बाद जो है जे होगा देखल जाएगा। तो क्या हुआ कि डरा नहीं, प्रतिशोध की भावना होता बच्चा में। यही जो है क्या करना चाहते हैं लेखक दिखाना चाहते हैं। तो लिखेंगे कि कासू और मदन के बीच झगड़ा जो है लट्टू नचाने को लेकर था और इस प्रसंग के माध्यम से कहानीकार बताना चाहते हैं कि बच्चों में प्रतिशोध की भावना होती है, बदला लेने की भावना होती है और उसे किसी प्रकार का डर नहीं होता है कि कौन जो है अमीर बाप का बेटा है और कौन गरीब बाप का बेटा है। किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता है और जो है वो बदला लेके रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखेंगे। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला देखिए, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आंसर बहुत छोटा है। जो क्वेश्चन बड़ा होगा उसका आंसर बहुत छोटा होता है। देखिए, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। कहने का मतलब अगर अमीर और गरीब में लड़ाई हो तो अमीर आदमी ही जीतता है, महल वाला का मतलब अमीर। पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, लेखक के इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। लेखक के इस कहानी जो प्रसंग है इसको कहानी से एक उदाहरण देकर समझाइए कि गरीब आदमी और अमीर आदमी अगर लड़ाई होता है तो जीतता है बोले अमीर आदमी, और गरीब का आदमी भी क्या करेगा, गरीब का मदद नहीं करेगा, अमीर के मदद करता है। तो एग्जाम्पल दे के आप समझाइए कहानी से। देखिए, तो महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही क्या होते हैं, जीतते हैं। जब महल और झोपड़ी वालों के बीच लड़ाई होती है तो झोपड़ी वाले का मदद ना कर महल वालों का ही सहयोग करते हैं। अगर अमीर और गरीब में लड़ाई हो तो अमीर आदमी तो जीतता ही है, गरीब आदमी क्या करेगा, गरीब का मदद नहीं करके और अमीर का मदद करेगा आगे। इसीलिए डर से कि अगर जो है अमीर के विरोध करेंगे तो हो सकता है हमरो साथ लड़ जाए। तो इसलिए बेचारा जो गरीब रहेगा वो डर से क्या कर देगा, अमीर के ही करेगा। तो कहते हैं कि जो है झोपड़ी वाले का मदद ना करके महल वालों को ही क्या करते हैं, मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। जब मदन और कासू झगड़ा करता है, जब मदन, अब एग्जाम्पल देखिए किताब जो है कहानी से, तो मदन और कासू जब झगड़ा करता है तब मदन का जो दोस्त है मदन का सहयोग ना कर झगड़े का आनंद लेता है। तब जो है मदना के जो दोस्त था लड़ाई जो है मदना को मदद नहीं करता लड़ाई में, बल्कि और मदना के जो दोस्त था वो लड़ाई का क्या करता है, मजा लेता है। बाबा पटको पटाक मदना पटाक, तो इस तरह से जो मजा लेता है। इन्हें कि मदना को क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए, उसका दोस्त था तो, लेकिन नहीं, मजा लेता है, लड़ बल के पटका है। समझिए, तो क्या हुआ, एक तरह से मदद नहीं है ना किया। अगला सुनिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने की बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है। मदन का पिता मदना जरीको बदमाशी करता था तो गिरधर जो था ने गर्दा उड़ा देता था मदना को, लेकिन जब दांत जो है तोड़ दिया कासू का मदना, तो उस दिन जो है तो वहां मारना चाहिए, दांत मुंह तोड़ दिया, लेकिन उस दिन मारता नहीं, बल्कि उसको और गले से लगा के एकदम जो है छाती थप से लगा लेता गला से और उसको जो है शाबाशी देता। तो ऐसा क्यों करता है कि जब जरीसू गलती कर रहा था तो जो है मदना को बड़ी मार पड़ रहा था, लेकिन बहुत बड़ा गलती किया तो मदना को जो है शाबाशी दिया जा रहा है। क्या बात है भाई, बात तो सही है। तो देखिए, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर रोज रोज
अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला जो गिरधर है, मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय अपनी छाती से लगा लेता है। यहां तक तो क्वेश्चन ही है। आगे सुनिए, क्योंकि गलती कासू करता है। बदमाशी हो जाके लट्टू नचावे के लिए के बदमाशी किया था? कासू किया था। वो टेढ़ियाया था कि मैं भी लट्टू खेलेगा, और लट्टू था नहीं, जबरदस्ती का हम खेलबो, तो गलती तो था कासू का। तो क्योंकि गलती कासू करता है, इसलिए सजा जो है कासू को मिलना चाहिए। गलती जो है कासू करता है तो गलती का सजा किसको मिलना चाहिए? कासू को मिलना चाहिए। लेकिन सेन साहब सजा गिरधर को दे देते हैं। गिरधर को क्या करते हैं, जहिया लड़ता है तो क्या करते हैं, गिरधर को जो है नौकरिये से निकाल देते हैं सेन साहब कि जो है गिरधर तुम नौकरी से ही क्या हो जाओ, हट जाओ, निकल जाओ। तो बेचारा गिरधर के कोई गलती था? बच्चा दोनों लड़ा, अब बच्चा भी लड़ा तो गलती किसका था? कसूआ के था। मदना तो ठीक है खेल रहा था, तो ये गया टेढ़िया ले, तो गलती जो है कासू के था, तो सजा भी कासू को ही मिलना चाहिए। लेकिन सेन साहब गलती जो है किसका सजा, लेकिन सेन साहब जो है सजा किसको देते हैं? गिरधर को। बेचारा एक कोई गलती नहीं था, नौकरिये से निकाल देते हैं, गिरधर को दे देते हैं। लेकिन मदन जो है कासू को मारकर, मन्ना जो कसूआ को मारा तो मारकर उसके गलती का क्या दे देता है? सजा दे देता है। गलती किया इसीलिए मारा, वो ठीक किया। बोले को हम है कि हमारे कोई गलती नहीं है, और मालिक कह रहा है कि नौकरी से निकल जाओ तो हम निकल रहे हैं, और गलती बेटा किया होकर और गलती की सजा हमरा मिल रहा है। तो इसलिए जो है, लेकिन मदन जो है कसूआ को क्या करके मारकर उसके गलती का क्या कर देता है? सजा दे देता है, जो कि उचित कार्य करता, जो बिल्कुल सही किया। गलती किया था इसलिए मारा, ठीक का नहीं बोल बेटा। इसलिए मदन का पिता जो है मदन को क्या कर लेता है? गले से लगा लेता है, छाती से लगा लेता है। अगले क्वेश्चन को समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सेन साहब उसके बाद कहता है मदन, कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण करें। सेन साहब, मदन, कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण करें। तो पहला सेन साहब के बारे में लिखेंगे। सेन साहब एक जो थे बिजनेसमैन हैं, जो आर्थिक दृष्टिकोण से जो है क्या है? संपन्न है। मतलब ये पैसा से ये अमीर आदमी थे ना। सेन साहब को 5 बेटियां एवं 1 बेटा था। सेन साहब को बेटियों से कोई लगाव नहीं, बेटियों से कोई लगाव नहीं, वहीं बेटे के लिए प्यार ही प्यार, बेटा के लिए प्यार ही प्यार था। बेटा जो कहे उसके लिए तैयार रहते थे। और इससे स्पष्ट होता है कि सेन साहब पुत्र पुत्री में क्या करते थे? भेदभाव मानते थे, जो उचित नहीं है। सेन साहब स्वाभिमानी भी थे, घमंडी आदमी भी थे, तभी तो निर्दोष गिरधर को नौकरी से क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। इस प्रकार से लिखेंगे सेन साहब। तो सेन साहब एक बिजनेसमैन आदमी थे, वो आर्थिक दृष्टि से मतलब अमीर आदमी थे। सेन साहब के 5 बेटी 1 बेटा, बेटी से जो है कोई लगाव नहीं, लेकिन बेटा से प्यार एकदम पूरा करते थे। सेन साहब पुत्र पुत्री के भेदभाव के पालन पोषण में भेदभाव करते थे, जो बिल्कुल सही नहीं था। और सेन साहब घमंडी आदमी, स्वाभिमानी आदमी थे, तभी जो है निर्दोष गिरधर को भी क्या कर देते हैं? नौकरी से निकाल देते हैं। इतना लिखेंगे। क्वेश्चन आपको ये तो लॉन्ग में ऐसे दिया है, लेकिन आपको अलग से भी पूछ सकता है कि सेन साहब का वर्णन करें। क्वेश्चन जिस प्रकार से इस बार जो है थोड़ा थोड़ा घुमाया है, तो आपका अगले बार संभावना ऐसे भी बन सकता है कि डायरेक्ट पूछ दे कि सेन साहब का वर्णन करें, तो आपको इतना लिखना होगा। चलिए अगला आप किसका? तो मदन का। तो मदन जो है गिरधर लाल का बेटा था। सामान्य बालक की भांति जो है उसमें ईर्ष्या, द्वेष, द्वेष मतलब दुश्मनी, द्वेष और बदले की भावना थी। इसलिए तो उसने सेन साहब के खोखा को भी क्या कर देता? पीट देता है। जो है मदन गिरधर का बेटा था, और यह समान बालक, जब जैसे सब रहता है बाल बतरू, उस तरह से बालक की भांति जो है उसमें ईर्ष्या, द्वेष और बदले की भावना थी। इसलिए तो उसने सेन साहब के खोखा को भी क्या कर देता है? पीट देता है। आगे सुनिए। कासू सेन साहब का एक लौटा बेटा था। सेन साहब का एक लौटा बेटा था जो लाड प्यार में बिगड़ा हुआ था। लाड प्यार में मतलब दुलार प्यार में, क्योंकि में बुआ तो आपका दुलार और
प्यार में जो है क्या था, बिगड़ा था। जिसको ज्यादा दुलार प्यार मिलता है और इकलौता रहे तो बिगड़ जाता है, तो इसको ज्यादा दुलार प्यार मिला इसलिए क्या हो गया, बिगड़ गया। और वह जो है स्वाभिमानी था। बाप जब स्वाभिमानी है, पिता जब स्वाभिमानी है, तो बेटा भी स्वाभिमानी होगा, ठीक ना। तो यह स्वाभिमानी भी था, वह अपने सामने जो है किसी को कुछ नहीं समझता था, ये अपने आप के समझता कि हम जो है कोई है ये नहीं, तो मदना समझा दिया कि था, ठीक ना। अगला देखिए कि गिरधर का वर्णन करिए। तो गिरधर एक मध्यम वर्गीय आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है, नहीं निम्न मध्यम वर्गीय था, जो सेन साहब के फैक्ट्री में कौची करता था, किरानी का कार्य करता था। सेन साहब के यहाँ नौकरी करता था, किस पद पर, तो आपका किरानी के पद पर यह नौकरी किया करता था। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, कहता है कि आपके दृष्टि में, ध्यान से सुनिए, आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो आपके जो बताइए कि आपके दृष्टि में जो है इस कहानी का नायक कौन होगा। तो हमारे दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारे दृष्टि से इस कहानी का जो नायक होगा आपका कौन होना, नायक मतलब हीरो, और हीरो का मतलब मेन रोल, ठीक है ना। तो इस कहानी का नायक जो है आपका मदन है। देखिए हीरो का गुण क्या आता है कि वो बुराई को समाप्त करके अच्छाई लाना चाहता है। अगर बुरा है तो फिर भी वह जो है अगर कोई गलत किया तो उसको सही करेगा, ठीक है। तो मदन जो है क्या करता है, तो इस कहानी का नायक हमारे अनुसार जो है इस कहानी का नायक कौन होना चाहिए, तो आपका मदन होना चाहिए। तो लिखेंगे इस कहानी का नायक मदन है, इस कहानी का नायक जो है मदन है, क्योंकि मदन ही है जो क्या करता है कि कासू को गलत करने पर जो है उसको क्या कर देता है, दंड का सजा दे देता है, दंड का क्या कर देता है, सजा दे देता है। और सजा जब देता है तो वह जो है उचित काम करता है। इसलिए हम मानते हैं कि मदन जो है क्या है, इस कहानी का नायक है, उसको सुधारिए देता है, ठीक है। देखते होंगे आप लोग फिल्म में भी जो विलेन रहता है, जिसको गुंडा कहते हैं, वो हर जगह वो टेढ़ियाल चलेगा, लेकिन जब हीरो तर आता है तो वो जो टेढ़ियाता है, जब उसको पड़ जाता है तो एकदम सीधा हो जाता है, नहीं। तो वही हाल यहाँ सेम हाल है। तो देखिए लिखेंगे कि मेरी दृष्टि में इस कहानी का नायक मदन है। मेरी दृष्टि में, आप लोग लिखिएगा, मेरी दृष्टि में इस कहानी का नायक मदन है, तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो लिखेंगे क्योंकि मदन ही है जो कासू के गलती करने पर जो है उसके गलती का क्या करता है, सजा देता है, और सजा देने के बाद जो है कासू सुधर जाता है, जो कि मदन ने उचित कार्य किया। मदन जो है क्या किया, उचित कार्य किया। इस प्रकार से इसका आंसर क्या कर देंगे, लिख देंगे। अगला क्वेश्चन में आइए, करा है आरंभ से ही कहानीकार का जो स्वर है, आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसे कुछ क्या करिए, प्रमाण उपस्थित करिए। मतलब व्यंग किया गया हर जगह। तो आरंभ से ही कहानीकार का जो स्वर है क्या है, व्यंग्यपूर्ण है। कहानीकार पहले जो है गाड़ी पर व्यंग करते हैं, गाड़ी पर जो है कमेंट करते हैं, क्या भाई, कि जैसे कोयल घोंसले से कब उड़ जाए। कहानी पढ़े थे हम लोग तो आया था कि कोयल जो है घोंसले से कब उड़ जाए, मतलब एकदम चकाचक, एकदम साफ सुथरा था, एकदम रहता था गाड़ी, एकदम कोयल ने एकदम झकास। तो वही कमेंट किए कि जैसे कोयल घोंसले से कब उड़ जाए। फिर सेन साहब की पुत्री पर व्यंग करते हैं कि वे ऐसी मुस्कुराहट जो है अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तरीकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहे तो क्या कर ले, सीख ले। सेन साहब के बेटी पर कमेंट करते हैं, मतलब व्यंग करते हैं कि बेटी सेन साहब की इतना जो है सुशील थी, अपने चेहरे पर ऐसा मुस्कुराहट लाती थी कि जो है समाज के लोग भी उससे सीखना चाहे तो सीख ले। मतलब मुस्कुराती थी तो बड़ा मस्त एकदम मुस्कुराती थी, ही नहीं कि जो है आजकल की लड़कियां जो है हंस रही यहाँ पर तो जा रहा 2-4 जो है घर 10 घर आवाज एकदम हा ही बोला, मुस्कुराती थी एकदम थोड़ा सा इस तरह से, तो मुस्कुरा देती थी, ठीक है ना। तो इस तरह से हंसती थी। अब लेखक सेन साहब के बेटे पर व्यंग करते हैं, क्या करते हैं कि हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। बेटा पर व्यंग करते हैं कि हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन नहीं, इस प्रकार से जो है हमारा इस चैप्टर में टोटल 13 क्वेश्चन है
उसके बाद आपका एक क्वेश्चन आता है कि विष के दांत कहानी का सारांश लिखिए। तो सारांश आपको खुद से जो है क्या करना है, लिखना है। अगर आप जो है नहीं लिख पाते हैं, जिस तरह से कहानी में जो हम पढ़ाए थे, वीडियो जो है इसका थ्योरी पार्ट है उसको आप देखिए, उसमें कहानी का जो है सारांश बहुत अच्छा से समझाए थे। बस उसी चीज को क्या कर देना है, आपको लिख देना है। अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो आप कमेंट करिए, तो फिर से आपको जो है अलग से जो है क्या कर दिया जाएगा, इसका एक क्वेश्चन का जो है आंसर बता दिया जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। सभी को जो है थैंक यू, लव यू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में।